हेलो साथियों, आज हम ले रहे हैं सांख्यिकी में सीरीज़ C8 में पार्ट 1। और ये जो C8 सीरीज़ है ये अपकिरण के माप से संबंधित है। नया चैप्टर ले रहे हैं हम, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण के माप। अब इसमें बात आती है अपकिरण क्या होता है। अपकिरण का मतलब होता है फैलाव, है ना। किसी श्रेणी के जो जितने भी मूल्य हैं वो सारे मूल्य अपने माध्य से, माध्य अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मैं यहाँ माध्य बोल रहा हूँ, हमें ध्यान रखना केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात हो रही है। तो श्रेणी के माध्य से कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं, अर्थात श्रेणी के जो मूल्य हैं वो अपने माध्य से कितने बिखरे हुए हैं। तो मूल्यों का बिखराव या फैलाव, इसको हम कहते हैं अपकिरण, डिस्पर्जन बोलते हैं। क्लियर हुआ। श्रेणी के सभी मूल्य अपने माध्य से, उस श्रेणी के माध्य से कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं या बिखरे हुए हैं, इसे ही हम अपकिरण कहते हैं। और इसे मापते हैं ना, वही अपकिरण के माप कहलाते हैं। जिन मापों से हम ये मापते हैं कि इसकी सीमा मापते हैं कि इनका फैलाव कितना है, उन्हें हम कहते हैं अपकिरण के माप। देखिए अपकिरण का अर्थ क्या लिखा है यहाँ, समंक श्रेणी के मूल्य माध्य से कितने दूर तक फैले हुए हैं, फैलाव कितना है, इसे अपकिरण के माप द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसकी लिमिटेशन, इसकी जो सीमाएं हैं वे हम अपकिरण के माप से ज्ञात कर सकते हैं। समंकों के फैलाव या बिखराव को ही अपकिरण कहते हैं, कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं। डॉक्टर बाउले के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण, बिखरे हुए, फैलाव या बिखराव का माप है ना। अपकिरण के माप को द्वितीय श्रेणी के माध्य कहा जाता है, ये ध्यान रखना है हमें। अपकिरण के जितने भी माप है ना, वो द्वितीय श्रेणी के, सेकेंड ऑर्डर के मीन है ये। द्वितीय श्रेणी के माध्य, इसका मतलब प्रथम श्रेणी के कौन से हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप हैं, है ना, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब क्या हैं, ये प्रथम श्रेणी के माध्य हैं। उनको प्रथम श्रेणी के माध्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वे श्रेणी के वास्तविक मूल्यों पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम श्रेणी के माध्य कहते हैं। इन्हें द्वितीय श्रेणी के माध्य क्यों कहते हैं, क्योंकि अपकिरण जब हम निकालते हैं तो हमें विचलन निकालना पड़ता है। श्रेणी के सभी मूल्यों का विचलन, डेविएशन निकालना पड़ता है। किससे, माध्य से, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है ना, उनसे विचलन निकालना पड़ता है। फिर उन विचलनों का माध्य निकालना पड़ता है। पहले तो हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ज्ञात कर दिए, है ना, फिर उनसे विचलन निकाला, फिर विचलनों का फिर माध्य ज्ञात किया, दूसरी बार माध्य ज्ञात हुआ ना, इसलिए इन्हें द्वितीय श्रेणी के माध्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपकिरण के उद्देश्य क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो पहला है श्रेणी की बनावट की जानकारी, श्रेणी की रचना का ज्ञान, कि श्रेणी की बनावट कैसी है, क्या श्रेणी सममित है या विषमता है, अर्थात असममित है, मतलब माध्य के दोनों ओर मूल्यों का बिखराव कैसा है, लेफ्ट में कहीं ज़्यादा है या राइट में ज़्यादा है या लेफ्ट राइट में बराबर है ना, किस प्रकार से श्रेणी के मूल्य बिखरे हुए हैं माध्य से, इसकी जानकारी हमें अपकिरण से होती है। फिर है माध्य की विश्वसनीयता की जांच, इससे हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमारा जो माध्य है वो विश्वसनीय है या नहीं है, अर्थात श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता है। तुलनात्मक अध्ययन संभव, अपकिरण के माप से हम दो या अधिक श्रेणियों की परस्पर तुलना कर सकते हैं कि किस श्रेणी में बिखराव ज़्यादा है और किस श्रेणी में बिखराव कम है। फिर है उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक, जैसे सहसंबंध है, प्रतिगमन है, विषमता है, पृथुशीर्षित्व अर्थात कोर्टोसिस आदि में हम अपकिरण के मापों का उपयोग करते हैं। ये कुछ हमारे उद्देश्य हुए। अब हम बात करते हैं अपकिरण के निरपेक्ष और सापेक्ष माप।
निरपेक्ष अर्थात एब्सोल्यूट मेजर्स और सापेक्ष अर्थात रिलेटिव। निरपेक्ष और सापेक्ष माप का अर्थ क्या है? जब श्रेणी के जो दिए हुए मूल्य हैं उनसे यदि हमने अपकिरण ज्ञात किया तो वो जो संख्या आएगी है ना, वो निरपेक्ष माप कहलाएगा और उसकी इकाई भी वही रहेगी जो श्रेणी के समंकों की है। यदि श्रेणी में छात्रों की आयु दे रखी है, आयु तो वर्ष में होती है, तो हम जो अपकिरण निकालेंगे ना उसमें भी वर्ष में ही अपकिरण आएगा, अर्थात वो निरपेक्ष माप है। वो जो संख्या है वो निरपेक्ष माप कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, निरपेक्ष माप में इकाई होती है, अर्थात वो इकाई से युक्त होता है और उसकी इकाई कौन सी होती है? जो श्रेणी के समंकों की इकाई होती है। निरपेक्ष माप तुलना में सहायक नहीं होता है, जबकि सापेक्ष माप ये क्या होता है? तो निरपेक्ष से ही सापेक्ष माप ज्ञात होता है। जब अपकिरण के निरपेक्ष माप में उसके माध्य से भाग दे दिया जाता है, माध्य से डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो सापेक्ष माप होता है और वो अनुपात या प्रतिशत में व्यक्त होता है। इसे हम अपकिरण गुणांक भी कहते हैं। जब श्रेणियों की हमें तुलना करनी होती है तो हम अपकिरण के सापेक्ष मापों का प्रयोग करते हैं। देखिए, अपकिरण की मात्रा बताने वाली संख्या को निरपेक्ष माप कहते हैं। ठीक है ना? श्रेणी के समंकों की इकाई निरपेक्ष माप में भी होती है। जैसे कोई एक श्रेणी दे रखी है, उसका आपने अपकिरण निकाला तो श्रेणी के समंकों की जो इकाई है वो अपकिरण की भी इकाई होगी। जैसे आयु वर्ष में होती है, लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है या भार किलोग्राम में दे रखा है, तो निरपेक्ष माप में भी यही इकाई चलेगी। क्लियर? फिर है निरपेक्ष माप को माध्य से भाग देने पर सापेक्ष माप बनता है, अर्थात हम माध्य भी निकालेंगे, फिर अपकिरण का जो निरपेक्ष माप ज्ञात किया ना उसमें उसका माध्य का भाग देंगे तो सापेक्ष माप ज्ञात होगा। और सापेक्ष माप में इकाई नहीं होती है। सापेक्ष माप बनता है जो कि श्रेणियों की तुलना में सहायक होता है। सापेक्ष माप की इकाई नहीं होती है, यह तो अनुपात में व्यक्त होता है। इसे अपकिरण गुणांक कहते हैं। देखिए, आप यहाँ टेबल बनाया है कैसे? जैसे पहला, ये सारे माप हैं अपकिरण के। विस्तार रेंज, ये तो निरपेक्ष माप है, लेकिन यदि विस्तार गुणांक हमने निकाला तो ये सापेक्ष माप है ना? इसी प्रकार चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये निरपेक्ष माप है, लेकिन चतुर्थक विचलन गुणांक निकाल दिया तो ये सापेक्ष माप हो गया। माध्य विचलन, मीन डेविएशन, यदि हमने निकाला निरपेक्ष है, लेकिन माध्य विचलन गुणांक निकाल दिया तो सापेक्ष हो जाएगा। प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये निरपेक्ष माप होगा, लेकिन प्रमाप विचलन गुणांक निकाल दिया तो ये सापेक्ष माप होगा। देखिए, अब इन सब का गुणांक निकालते ही ये सापेक्ष हो जाता है। एक ग्राफिकल मेथड भी है अपकिरण को मापने के लिए, जिसे हम लॉरेंज वक्र के नाम से जानते हैं। लॉरेंज वक्र जो है वो अपकिरण का बिंदु रेखीय माप है। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेशन प्रारंभ कर रहे हैं। अपकिरण कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहला है अपकिरण का माप है विस्तार या रेंज। नाम से क्लियर है, बहुत सरल है, बहुत आसान है ना? विस्तार, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, समंग श्रेणी के अधिकतम लार्जेस्ट और न्यूनतम है ना स्मॉलेस्ट मूल्य का अंतर विस्तार या परास कहलाता है। ये रेंज कहलाता है। फार्मूला R इक्वल टू L माइनस एस है ना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। L का मतलब तो अधिकतम है ही, S मतलब न्यूनतम है। विस्तार का यदि गुणांक निकालें तो इसका सूत्र यह है, विस्तार गुणांक इक्वल टू कोफिशिएंट R इक्वल टू S माइनस L माइनस एस ओपन L प्लस एस। ठीक है, ये विस्तार गुणांक का सूत्र हो गया। ये विस्तार और ये विस्तार गुणांक का सूत्र। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में विस्तार। व्यक्तिगत श्रेणी में विस्तार कैसे निकलता है?
तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में ये बच्चों के अंक दे रखे हैं, 6 बच्चों के अंक दे रखे हैं, है ना। अब इनको हमें यहाँ जमाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप तो इसमें लार्जेस्ट सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है 72, है ना। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है 24, तो 72 माइनस 24 इक्वल टू 48, ये हो गया रेंज, ठीक है। और रेंज का कोफिशिएंट निकाल लो, तो L माइनस एस अपन L प्लस एस, 72 माइनस 24, 72 प्लस 24, 48/96, 1/2 और 0.5, ये हो गया विस्तार गुणांक, ठीक है। अब लेते हैं खंडित श्रेणी में विस्तार, है ना। खंडित श्रेणी में क्या होता है अपने पास x और f, मतलब मूल्य और आवृत्ति। लेकिन अब ध्यान रखने की बात यह है कि विस्तार में आवृत्ति का कोई रोल नहीं है, केवल अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य ही चाहिए। क्या आवृत्ति है उससे हमें मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्राप्तांक और छात्र संख्या दे रखा है, तो प्राप्तांक वेरिएबल है, चर है x, और ये छात्र संख्या वो आवृत्ति है। तो छात्र संख्या को छोड़ दो, उसको मत देखिए। यहाँ पर अधिकतम मूल्य है 25, न्यूनतम मूल्य है 5, ये विस्तार 25 माइनस 5 20, विस्तार गुणांक हो गया 25 माइनस 5 25 प्लस 5 और ये 0.67। अब देखते हैं हम सतत श्रेणी में विस्तार। यहाँ पर भी प्राप्तांक छात्र संख्या, यहाँ पर भी वर्ग दे रखे हैं और आवृत्ति दे रखी है ना। तो आवृत्ति से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सतत श्रेणी में आप ये जरूर ध्यान रखना कि समावेशी है या अपवर्जी है। समावेशी होगी तो अपवर्जी में बदलना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट क्लास को। लेकिन समावेश अगर अपवर्जी है तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अपवर्जी है, लिमिट रिपीट होती है ना, यही इसकी पहचान है। जैसे 8 यहाँ है तो यहाँ भी है, 12 यहाँ है तो यहाँ भी है, इसका मतलब ये अपवर्जी है। यहाँ पर न्यूनतम मूल्य है आपका 4 और अधिकतम मूल्य है 24, तो R निकलेगा 24 माइनस 4 20, और विस्तार गुणांक जो है वो 24 माइनस 4 बटा 24 प्लस 4 वही 0.71। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसी में। यहाँ पर श्रेणी हमने ले ली है समावेशी, 1 से 5 के बाद डायरेक्ट ये 6 आ गया, है ना, रिपीट नहीं हो रही है, समावेशी है। हमको मालूम है कि समावेशी को जब भी लिमिट की ज़रूरत होती है, ये आप ध्यान रखें, जैसे समांतर माध्य ज्ञात करना हो ना, तो आपको समावेशी को अपवर्जी में बदलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे न्यूमेरिकल्स जहाँ पर लिमिट का यूज़ होता है, निम्न या अधिकतम सीमा की ज़रूरत होती है फार्मूले में, वहाँ पर हमें समावेशी को अपवर्जी में बदलना होता है, बाकी नहीं बदलना होता है। यहाँ हमको अधिकतम न्यूनतम सीमा चाहिए ना, इसलिए इसको हम अपवर्जी में बदलते हैं। पूरी श्रेणी को क्यों बदलें, जो क्लास हमको चाहिए उसी को बदल दें। जैसे इसमें न्यूनतम, ये जैसे ये वाला वर्ग चाहिए, न्यूनतम मूल्य 1 है ना, इसको यदि हम अपवर्जी बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0.5 से 5.5, और यहाँ पर 25 चाहिए। इस क्लास को यदि हम बदलें तो 20.5 से 25.5। अब देखो अधिकतम मूल्य कितना हो गया 25.5, न्यूनतम 0.5, तो 25.5 से माइनस 0.5, ये 25 तो हो गया विस्तार। कोफिशिएंट निकालना है, गुणांक निकालना है, तो दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये 25 26 और ये 0.96, ये हो गया विस्तार गुणांक। अब विस्तार के गुण देखें तो हमने लिखा सरल और बोधगम्य, अर्थात इसकी गणना करना बहुत सरल है, इजी वे में हमने कैलकुलेशन कर लिया। बोधगम्य, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी वे में हम इसको समझ भी गए। फिर है केवल अधिकतम और न्यूनतम मूल्य पर गणना आधारित है। इसकी गणना में पूरी श्रेणी कहाँ जा रही है हमको मतलब नहीं है, केवल अधिकतम और न्यूनतम मूल्य कौन सा, उससे हमारी गणना हो जाती है। ये दो केवल अच्छी बातें हैं। दोष क्या क्या कमियां हैं, तो अस्थिर और अनिश्चित माप है। क्यों, यदि न्यूनतम या अधिकतम मूल्य बदल गया तो विस्तार बदल जाएगा, है ना, इसलिए ये अनिश्चित माप है, अस्थिर माप है। सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, इसमें सभी को समान महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरे मूल्य क्या हैं,
कोई जानकारी नहीं है, केवल अधिकतम और न्यूनतम क्या है इसी की जानकारी हो रही है। समंग श्रेणी की बनावट की जानकारी नहीं, किस प्रकार की बनावट है वो भी जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों को लिया गया है। श्रेणी के अन्य मूल्य कितने दूर दूर बिखरे हुए ये कुछ जानकारी नहीं होती है। फिर एक खुले सिरे वाली श्रेणी के लिए उपयोगी नहीं है। जो खुले सिरे वाली श्रेणी क्या होती है? जैसे यहाँ यदि ये लिखते 8 से कम, तो कम कहाँ तक मालूम नहीं है। यहाँ हम लिखते 20 से अधिक, तो अपर लिमिट कहाँ है मालूम नहीं है। तो जब खुले सिरे वाली ओपन एंडेड सीरीज होती है ना, वहाँ पर ये उपयोगी नहीं है। अब हम बात करें कि विस्तार के उपयोग क्या हैं, ये कहाँ यूज़ होता है। कई कंपटीशन एग्जाम में भी देखने में आता है, और इसमें ये वाला क्वेश्चन ही आता है, क्वालिटी कंट्रोल वाला। औद्योगिक उपक्रम जो हैं वहाँ पर वस्तुओं की जो क्वालिटी चेक होती है, क्वालिटी कंट्रोल होती है, क्वालिटी कंट्रोल करने में विस्तार का उपयोग होता है। वस्तु की किस्म नियंत्रण क्वालिटी कंट्रोल में। दूसरा है ब्याज दरों और विनिमय दरों में, रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट, इन दोनों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका परिवर्तनों का सरलता से जो अध्ययन होता है वो इसके द्वारा किया जा सकता है। ये हमारा पार्ट 1 अपकिरण के माप का पार्ट 1, जिसमें हमने अपकिरण क्या होता है, निरपेक्ष सापेक्ष माप क्या है, और पहला माप विस्तार भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।